अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 238। तातियाना कार ड्राइव करती हुई अपनी रहायशगाह तक आई। पास्कल उसके दिमाग में भी था और अपनी कार में उसका ताक़ुब भी कर रहा था। वो अपने बेडरूम में जाकर बाथरूम में आई और गुस्ल करने लगी। पास्कल को इत्मीनान हो गया, वो गुस्ल से फारिग होकर ही बाहर आ सकती थी। उसने दबे पांव इसकी रहायशगाह में आकर बेडरूम की जानिब देखा, फिर किचन में आया। जेब से एक डिब्बिया निकालकर उसके सफूफ को मिल्क पाउडर में मिला दिया। वो गुस्ल के बाद चाय या कॉफ़ी पीने के लिए मिल्क पाउडर इस्तेमाल करने वाली थी। इसके इस्तेमाल के बाद वह साबी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाती, फिर उसकी जिस्मानी और दिमागी तमाम सलाहियतें किसी काम की न रहती। वो अपनी आंखों से अपने लुटने का तमाशा देखती और हज़ार कोशिशों के बावजूद अपना बचाव ना कर पाती। वो किचन से अपना काम करके बाहर आ गया। वहाँ से कुछ दूर अपनी कार में आकर बैठने के बाद तातियाना के दिमाग में पहुँच गया। आर्मर भी तातियाना के दिमाग में था। फिर वो सोनिया के पास आ गया और उसके मुतल्लिक रिपोर्ट देने लगा। उसे मालूम नहीं था कि पास्कल किस शैतानी मंसूबे पर अमल कर रहे। वो तातियाना के दिमाग से सिर्फ इतना मालूम कर सका कि एक बार पास्कल ने उसे फांसने की नाकाम कोशिश की थी। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पास्कल किसी वजह से गैर हाजिर होगा तो वो दुश्मन तातियाना को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें वहां रहना चाहिए, तुम जाओ। उसने आकर देखा वो गुस्ल के बाद दूसरा लिबास पहन चुकी थी और अब किचन की तरफ जा रही थी। अगर खुद ना जाती तो पास्कल उसके अंदर चाय पीने की ख्वाहिश पैदा करता, लेकिन कुदरती तौर पर ऐसी ख्वाहिश होती है। सर्दियों में अक्सर लोग गुस्ल करने के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं। उसने चाय तैयार की, प्याली में चीनी और मिल्क पाउडर डाला, फिर चाय डालकर चम्मच हिलाती हुई बेडरूम में आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद सोनी के पास जाने का इरादा था। चंद घोंट पीने के बाद उसे चाय का जायका अजीब सा लगा। वह प्याली मेज़ पर वापस रखना चाहती थी, लेकिन पास्कल ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। आर्मर को तब पता चला कि कोई तातियाना के दिमाग में छाया हुआ है और वह बेख्तियार नापसंदीदा चाय को हलक से उतारते जा रही है। उसने सोनिया के पास आकर यह बात बताई, फिर पूछा, क्या मुझे उसके काम आने के लिए खुद को जाहिर करना चाहिए? खुद को हरगिज जाहिर ना करना। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उसे तन्हा रिहाइशगाह में ट्रैप करना चाहता है। तुम उसे वहां से भगाओ और मेरे पास पहुंचा दो। आर्मर ने वापस आकर देखा वो चाय पीने के बाद कमजोरी महसूस कर रही थी और समझ रही थी कि ट्रैप की जा रही है। आर्मर के कुछ करने से पहले ही वो उठ गई। तेजी से चलती हुई बेडरूम में आई, कार की चाबी ली, फिर लड़खड़ाती हुई बाहर अपनी कार में पहुंच गई। ऐसे वक्त वो अच्छी तरह समझ रही थी कि दुश्मन से सिर्फ सोनिया निजात दिला सकती है। पास्कल थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हो गया, क्योंकि वो एक लंबी ड्राइविंग के बाद रिहाइशगाह के पीछे आकर अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाकर तातियाना की ख्वाबगाह में जाना चाहता था, ताकि वो अपने लूटने वाले को पहचान ना सके। उसे यकीन था वो कमजोरी के बायस रिहाइशगाह से बाहर नहीं निकल सकेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हैरान रह गया। तातियाना कमजोरी के बावजूद कार ड्राइव करती हुई जा रही थी। उसने दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा, मगर नाकाम रहा। ये नाकामी बता रही थी कि किसी और ने कब्जा जमा रखा है या वो गैर मामूली कुव्वत इरादी से ड्राइव करती जा रही है। आर्मर ख्याल ख्वानी के जरिए उसमें दिमागी तवानाई पैदा कर रहा था। पास्कल उसकी मौजूदगी को समझ नहीं सकता था, लेकिन तातियाना को यह ख्याल पड़ चुका था कि वह पनाह के लिए सोनिया के पास जा रही है। पास्कल ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ मरियम के पास पहुंचा। उसने मरियम के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक मारिया के कमरे में गई, फिर एक गुलदान उठाकर पीछे से उसके सर पर ज़रब लगाई। वह चकरा कर गिर पड़ी। उसने मरियम के जरिए टटोलते हुए उसे देखा, पता चला वह बेहोश हो गई है। फिर उसने मरियम को बेड पर लाकर सुला दिया। सिर्फ 2 मिनट की कोशिश के बाद वो गहरी नींद सो गई। फिर वो नादिया यानी सोनिया के पास आया। वो जानता था इस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाएगा, लेकिन ज़रूर काबू पा लेगा। वो सो रही थी। पास्कल खुश हो गया। उसने उसके ख्वाबीदा दिमाग को अपने कब्जे में करके और गहरी नींद सुला दिया। अब मैदान साफ हो चुका था। तातियाना बड़ी मुश्किलों से एक तवील फासला तय करती हुई सोनिया की रिहाइशगाह तक आई। कार से उतरकर डगमगाती हुई बरामदे में पहुंची। कमजोरी के बायस खड़े होने की भी सक्कत नहीं थी। आर्मर किसी तरह उसे संभाल रहा था। उसने कॉल बेल का बटन दबाया। दीवार का सहारा लेती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे का सहारा लेना चाहा तो वो खुलता चला गया। आर्मर को ताजुब हुआ कि कॉल बेल की आवाज़ सुनकर कोई दरवाजे तक क्यों नहीं आया। उसने सोनिया को मुखातिब किया तो मजीद हैरान हुआ। वो गहरी नींद में थी। उसने आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस न हुई। उसने मारिया की खबर ली, पता चला वो बेहोश है। मारिया के पास पहुंचा तो वो भी गहरी नींद में थी। बात साफ थी, दुश्मन ने सबको गफलत की नींद सुला दिया था। आर्मर ये मानने को तैयार नहीं था कि सोनिया पर कोई अमल कर सकता है। वो तातियाना के पास आया। पता चला कोई शख्स चेहरे पर मास्क पहने हुए है। उसने तातियाना को बाजू में उठा लिया और एक ख्वाबगाह की तरफ जा रहा है। वह बेबसी से कराह रही है। मौत से पंजे लड़ाने वाली बड़ी नकाहत से दुश्मन को मार रही है, मगर दुश्मन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आर्मर फिर सोनिया के पास आया और बोला, मादाम उठिए, दुश्मन इस 4 दीवारी के अंदर है। तातियाना को उठाकर एक बेडरूम में ले गया है। वो उठकर बोलते हुए बोली, मैं यही जानना चाहती थी कि दुश्मन उसे ट्रैप करने के बाद क्या सलूक करना चाहता है।
वो तेजी से चलती हुई दूसरी ख्वाबगाह में पहुंची। पास्कल ने तातियाना को बिस्तर पर फेंक दिया। वह नकाहत से बोल रही थी, तुम कैसे मर्द हो, एक औरत से मुकाबला करते हुए डरते थे, इसलिए मेरी चाय में कोई दवा मिला दी। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, तुम बहुत मगरूर और खुदसर हो, किसी मर्द से करीब होना नहीं चाहती थी। आज मैं तुम्हारी ही नजरों में तुम्हें गिरा दूंगा। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त एक हाथ उसके मुंह पर पड़ा। वो मार खाकर पीछे गया, फिर सोनिया को देखकर बुखलाया। तुम नादिया, तुम बेदार हो? तातियाना उसे देखकर खुश हो गई। सोनिया ने कहा, एक तो तुमने इस बेचारी को बेदस्तो पा कर दिया, दूसरे नकाब पहन कर आए हो। कौन हो तुम? जरा अपना असली चेहरा तो दिखाओ। पास्कल ने अचानक हमला किया, मगर वो सोनिया थी। अचानक हमला उसे कहते हैं जो मध्य मुकाबिल की बेखबरी में हो। सोनिया कभी बेखबर या गाफिल रहने की हमाकत नहीं करती थी। पास्कल 2 लातें खाकर दीवार से जा टकराया। उसने सोचा, अब एक जबरदस्त हमला करूंगा, फिर भाग निकलूंगा, वरना लड़ाई के दौरान नकाब चेहरे से हट सकता है। मेरी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। वो पैंतरे बदलता हुआ मुकाबले पर आया। सोनिया ने एक हाथ बढ़ाकर कहा, क्यों वक्त ज़ाया करते हो? एक बार पंजा लड़ाओ, जीत जाओ तो चले जाना, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। औरत से पंजा लड़ाना शर्म की बात है, लेकिन वहां से फरार होने के लिए यह लाजमी था। उसने सोनिया की उंगलियों में उंगलियां फंसाई। पहली गिरफ्त में यूं लगा जैसे हनी सलाखों में उंगलियां फंसा बैठा हो। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हलक से चीख निकल गई। उंगलियों की हड्डियां किड़किड़ाने लगी थीं। उसने दूसरे हाथ से हमला किया। सोनिया ने इस हाथ की उंगलियों को भी गिरफ्त में ले लिया। उसके दोनों हाथ बंध गए। वो अच्छी तरह समझ गया कि खुद को छुड़ा नहीं सकेगा। बड़ी तकलीफ से कराहते हुए बोला, तुम क्या बला हो, छोड़ दो मुझसे दोस्ती कर लो, मैं टेलीपैथी जानता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ओ माय गॉड, मेरी उंगलियां टूट जाएंगी। सोनिया ने कहा, तातियाना यह तकलीफ की शिद्दत से असल आवाज़ और लहजे में बोल रहा है। तुमने से यकीनन पहचान लिया होगा। हाँ, ये पास्कल है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि यह हमारे मुल्क का वफादार है। यह शैतान का बच्चा मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने आया था। मैं नॉर्मल होकर इसे कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, लेकिन मैं इस केस को मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचाऊंगी। इसे जाने ना दो, सिर्फ जख्मी करके यहाँ फेंक दो। मैं नंबर बताती हूँ, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सूरत हाल समझा दो। सोनिया ने बड़ी सफाकी से मुस्कुराकर पास्कल को देखा, फिर दोनों हाथों को जोर का झटका दिया। उसके हलक से चीखें निकलने लगी। 10 उंगलियों में से ना जाने कितनी उंगलियों की हड्डियां किड़किड़ाहट की आवाज़ के साथ टूट गई थीं। वो बदस्तूर सजदे की हालत में झुकी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसके करीब ही बिस्तर पर भरा हुआ रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। पारस हैरानी और टटोलती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। उसका ख्याल था वो जल्द ही सजदे से उठकर बैठ जाएगी और यूं रोने की वजह बयान करेगी, लेकिन उसके आंसू नहीं थम रहे थे। आखिर वो करीब आकर बैठ गया, फिर बोला, आखिर तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? वो सीधी होकर बैठ गई। आंसू अब तक बह रहे थे, आंखों का भिगो रहे थे, गुलाबी रुखसारों की चिकनाहट पर फिसल रहे थे। उसने परस से टिश्यू पेपर निकालकर आंसुओं को खुश्क किया, फिर रिवॉल्वर उठाकर उसे देते हुए कहा, इसे लो और मुझे गोली मार दो। पारस ने रिवॉल्वर लेते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए रोने की क्या ज़रूरत है? पहले ही गोली मारने को कह देती। अब तो ये आंखें आंसुओं से धुलकर कमल हो गई हैं। चेहरा तरबतर होकर ताज़ा गुलाब की तरह खिल गया है। तुम देखती हो तो नीयत डगमगाने लगती है। ऐसे में हाथ कांप जाएगा, निशाना चूक जाएगा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकूंगा। तुम मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हो। मैं तुम लोगों की दुश्मन थी, मैंने ही तुम्हारे पापा को गोली मारी थी। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर उससे ज़रा दूर होकर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? मेरा एक आला कार माइटी पाशा की कोठी में गया था, मैं उसके दिमाग में थी। जैसे ही तुम्हारे पापा ने दरवाज़ा खोला, मैंने आला कार से गोली चलवा दी। पारस ने उसे टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम टेलीपैथी जानती हो? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं ही तुम्हारे दिमाग में 2 बार आई थी। तुम समझ रहे थे तुम्हारा कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, यानी तुम मैडोना हो। हाँ, मैं पछतावे की आग में जल रही हूँ। मेरे एक बुजुर्ग ने समझाया कि मैं छुप कर रहूँ और फरहाद की फैमिली के काम आती रहूँ। जब मैं उनके बुरे वक्त में काम आती रहूँगी तो मेरी ज़मीर का बोझ हल्का होता रहेगा। लेकिन अचानक तुम्हारे सामने आकर मैं अंदर से टूट रही हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग कहता है मैं सारी उम्र तुम लोगों की खिदमत करती रहूँगी, तभी तुम्हारे पापा को वापस नहीं ला सकूँगी। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो। पारस ने रिवॉल्वर सीधा किया, उसे निशाने पर रखा, फिर नफरत से पूछा, क्या तुम्हें गोली मारने से पापा वापस आ जाएंगे? मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आता। बस इतना ही समझ में आता है कि कातिलों को सजाए मौत दी जाती है, मुझे भी यही सजा दो। वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सजा तो तुम्हें मिलेगी, मगर यह झूठ है कि तुम पछतावे की आग में जल रही हो। अगर पछतावा होता तो तुम गले में फंदा डालकर दरिया में कूदकर या किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाती, यूं मेरे पास ना आती। मैं तुम में से किसी के सामने एक वाले जुर्म के बाद जान देना चाहती थी। अगर ये बात है तो लो, ये रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी से लगाओ और गोली चला दो। पारस ने रिवॉल्वर को उसके हाथ में पकड़ा दिया, फिर उससे दूर जाकर उसे देखा।
वो रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी से लगा चुकी थी और उसे भीगी आंखों से देख रही थी। वो बोला, मुझसे रहमदिली की तवक्को ना करो और ना कुछ सोचो, क्योंकि मरने वाले सोचते नहीं हैं। मैं न डरती हूँ न रहमदिली की तवक्को रखती हूँ, मगर चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। ख्वाहिश माकूल हुई तो ज़रूर पूरी करूँगा। ये मौत मेरे लिए कोई सज़ा नहीं, यानी मर जाऊँगी तो मेरी रूह बेचैन रहेगी। मेरे पास आओ और एक बार मेरे मुंह पर थूक दो, मैं फ़ौरन मर जाऊँगी। बाज़ नफ़रत अंगेज़ अफराद पर थूका जाता है, मगर तुम ऐसी गई गुजरी हो कि तुम पर अपना थूक ज़ाया करने को भी जी नहीं चाहता। मरना चाहती हो तो मरो, वरना यहाँ से चली जाओ। मैडोना ने एक सर्द आह भरी, रिवॉल्वर को दोबारा कनपट्टी से लगाया, फिर आंखें बंद करते हुए ट्राइगर को दबा दिया। खट की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। उसने चंद लम्हों तक इंतजार किया, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि अभी वो जिंदा है। उसने दूसरी बार ट्राइगर दबाया, फिर आंखें खोलकर पारस को देखा, इसके बाद रिवॉल्वर को देखा। इसका चैम्बर खाली था। वह हैरानी से बोली, ये भरा हुआ था, मैंने इसे लोड किया था। मैंने इसे खाली कर दिया। क्यों? इसलिए कि तुमने जो गोली चलाई थी वो ऑपरेशन के जरिए निकाल ली गई थी। पापा बच गए थे। उनकी मौत दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों की वजह से हुई थी। अगर उनकी तरफ से अंदेशा ना होता तो उन्हें कोमा में ना रखा जाता। कोमा की तवालत उनकी मौत का सबब है। क्या उन दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की तरह तुम भी मेरे पापा की ताक में थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे दानियाल ने तनवीमी अमल के जरिए सहरज़दा कर रखा था। मैं खुद को भूल गई थी। अब से 40 घंटे पहले तनवीमी अमल का सहर ख़त्म हुआ, तब पता चला मैं कैसी ठोकरें खा रही हूँ। मास्कमैन का ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे पीछे पड़ गया है। वो मुझे मास्कमैन का वफादार बनाना चाहता है। मैं किसी की ताबेदार बनकर रहना नहीं चाहती। मेरे एक बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें पापा कहती हूँ। अभी उनकी बेटी के रूप में हूँ। उनका नाम ओरलानो साचा है। उन्होंने नसीहत की है कि मैं अपनी ज़िंदगी फरहाद की फैमिली के लिए वक्फ कर दूँ। अच्छा, तो तुम अपनी ज़िंदगी वक्फ करने यहाँ आई हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये तुम्हारा कॉटेज हो सकता है और तुमसे अचानक मुलाकात हो सकती है। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, सोचने लगा। अगर ये चाहती तो मुझे रिवॉल्वर का निशाना बना सकती थी। इसे मालूम नहीं था कि चैम्बर खाली है। इसके आंसू मगरमच्छ के नहीं थे। इसे शदीद पछतावा रुला रहा था और इसने मेरे फैसले के मुताबिक खुद को गोली मारने से दरेग नहीं किया। ऐसी औरतें जब पछताती हैं और तौबा करती हैं तो फिर जिंदगी की हर आजमाइश में सच्ची और वफादार रहती हैं। इसी अंदाज आजमाते रहने में कोई हर्ज नहीं। वो बिस्तर से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई, फिर फर्श पर उसके कदमों के पास बैठ गई। उसके घुटने पर हाथ रखकर बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते और शायद मुआफ़ करना भी नहीं चाहते। मेरी एक बात मानना चाहो तो मुझे आजमाइश के तौर पर कुछ अरसे के लिए अपने कदमों में रहने दो। दुश्मन ने तुम्हारी मामा और जोजो को अगवा किया है। मैं अपनी टेलीपैथी और तुम्हारी जहानत के जरिए उन्हें दुश्मनों की कैद से निकाल लाऊंगी। मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो। वो बोल रही थी। पारस उसे सोचती हुई नज़रों से देख रहा था। फिर उसने पूछा, ये तुम्हारे चेहरे पर आर्जी मेकअप है? हाँ, मेरे पास मुस्तकिल मेकअप का वक्त नहीं था। फिलहाल इस चेहरे के पीछे खुद को छुपा रखा है। वो इस वक्त भी चादर लपेटे पारस के कदमों में बैठी हुई थी। पारस ने कहा, अपना लिबास उठाओ, बाथरूम में जाओ और मेकअप उतार कर आओ। वो फ़ौरन हुक्म की तामील के लिए लिबास उठाकर चली गई। वो सोचने लगा, मम्मा रूस चली गई, जोजो और मारिया इसी मुल्क में है, मामा अमेरिका में है। मैं इतने दिनों से कोशिशें कर रहा हूँ कि दुश्मनों से टकराने का कोई बहाना मिले और मैं मास्कमैन या सुपर मास्टर तक पहुँच जाऊँ। इसके लिए शराबी बनने की एक्टिंग की ताकि दुश्मन मुझे ट्रैप करें। मारिया को दुश्मनों के साथ जाने दिया, लेकिन मेरी जगह मम्मा मारिया के साथ चली गई। मुकद्दर से इस वक्त मम्मा का ही दाव चल रहा था, मगर अमेडोना के रूप में एक आंधी मेरे पास आ गई है। मैं तमाम तूफ़ानों को अपनी तरफ बुलाऊंगा और ये तूफ़ान मुझे तिनका समझकर उड़ाएंगे और मेरी मोहब्बत तक मुझे पहुंचाएंगे। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। वो जानता था अली तैमूर खामोश नहीं होगा, कुछ कर गुजरने के लिए पर तोल रहा होगा। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजती रही। अली तैमूर रिसीवर उठा नहीं रहा था। पारस ने आला अफसर से रब्ता कायम करके पूछा, अली तैमूर कहाँ है? आला अफसर ने जवाब दिया, मिस्टर अली तैमूर ने अब से तकरीबन 30 घंटे पहले ये मुल्क छोड़ दिया था। हमें इल्म नहीं है कि वो कहाँ होंगे। पारस ने रिसीवर उठाकर देखा। मैडोना बाथरूम से अपने असली रूप में वापस आई तो पहले से ज़्यादा हसीन और जाज़बे नज़र लग रही थी। जी भरकर देखने को जी चाहता था। वो उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम अपने असल रूप में क़यामत हो, लिहाजा तुम्हें इसी रूप में रहना चाहिए। वो खुश होकर बोली, तुम मेरे हुस्न की तारीफ़ कर रहे हो? मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं सारी उम्र अपने असली रूप में रहूंगी, लेकिन दुश्मन पीछे बढ़ जाएंगे। क्या तुम डरती हो? तुम मुझे सहारा दोगे तो ठोकरों में दुश्मनों को उड़ा दूंगी। तुम्हारे पास टेलीपैथी जैसा गैर मामूली इल्म है, मेरे सहारे की क्या ज़रूरत है? मेरे पास जहानत नहीं। तुम मंसूबे बनाए करो और मुझे हुक्म दिया करो, मैं तामील करती रहूंगी। मेरा पहला हुक्म है कि अपनी बाग की नींद पूरी करो। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। मेरे पास एक ही लिबास है, इसमें शिकने पड़ जाएंगी। पारस ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर कहा, अपना नाप तो बताओ। वो बताने लगी। उसने फ़ोन पर कहा, यह नाप नोट करो।
और मुख्तलिफ डिज़ाइन के जनाना मलबूसात, सैंडल और चप्पलें वगैरह शाम तक यहाँ पहुँचा दो। वह रिसीवर रखकर उठ गया। कमरे से जाते हुए बोला, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। तुम आज की रात अपने असली रूप में रहोगी और मेरे साथ कल्बों और कुमार खानों में वक्त गुजारोगी। वह कमरे से बाहर चला गया, नज़रों से ओझल हो गया। वो खुले हुए दरवाजे को देख रही थी और खुश हो रही थी। सोच रही थी, मैंने पहले कभी नादानिस्तगी में ज़रूर किसी के साथ नेकी की होगी जिसका इतना बड़ा सिला मिल रहा है। उसने साचा से रब्ता कायम किया और उसे अपनी और पारस की मुलाकात के बारे में तफसील से हर बात बताई। वो बोला, बेटी तुम खुदा से खुश हो इसलिए तुम सही जगह पहुंच गई हो। मेरी नसीहतें याद रखो। तुम रफ्ता रफ्ता महसूस करोगी कि तुम्हारे ज़मीर पर से बोझ उतर गया है और तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। पापा, मैं आपकी नसीहतों पर अमल करूंगी। अब मुझे इजाज़त दो, मैं अपने शहर वापस जाऊंगा। नहीं पापा, उस शहर में अब आपका कोई नहीं, आप यहाँ रहेंगे, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप कल बैंक जाएं और अपने नाम से अकाउंट खोलें। उस अकाउंट में रकम जमा होती रहेगी और आप दिल खोलकर खर्च करते रहेंगे। ओके पापा, मैं फिर आऊँगी, खुदा हाफिज़। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के लिए वो आगे बढ़ी तो पारस आ गया। उसकी आमद से दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने कमरे में कदम नहीं रखा। बाहर से पूछा, क्या तुम मेरे दिमाग में अभी आना चाहती थी? नहीं तो मैं अभी पापा से बातें कर रही थी। इसका मतलब है वही दुश्मन था। बेहतर है तुम मखसूस कोड वर्ड्स याद रखो ताकि मैं तुम्हें अपने दिमाग में पहचान सकूं। वो कोड वर्ड्स क्या हैं? तुम मेरे दिमाग में आया करोगी, तुम ही बता दो। वो ज़रा देर सोच कर बोली, मैं जब भी आऊँगी तो कहूँगी, मैडोना इज़ माइटी बिकॉज ऑफ यू। मैडोना तुम्हारी वजह से शाहजोर है। मैं ये कोड वर्ड्स याद रखूँगा। पारस चला गया। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई। नींद उसे कोसों दूर थी। वह दिमाग को हदायत देकर गहरी नींद सो सकती थी, मगर अभी खुली आंखों के सपने में मज़ा आ रहा था। रसवंती ने आंखें खोलकर देखा, एक अजनबी कमरा था। उसने दिमाग पर जोर डालकर सोचा। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में पहले कभी आई थी। वो बेडरूम बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। किसी मुल्क की मलका आलिया की ख्वाबगाह ही इतनी दिलकश और खूबसूरत हो सकती थी। उस पलंग का गद्दा इतना मुलायम और आरामदेह था जैसे वो माँ की गोद में लेटी हुई हो। वह पलंग एक दायरा नुमा प्लेटफॉर्म पर था। दाएं तरफ सरहाने एक रेशमी फुंदना लटक रहा था। इस फुंदने से एक कार्ड मुंसलिक था जिस पर लिखा हुआ था, मैं गोल घूम सकता हूँ, हंडोले की तरह झुला सकता हूँ और ख्वाब आवर मौसीकी सुना सकता हूँ। उसने रेशमी फुंदने को पकड़कर जरा खींचा। चंद सेकंड बाद ही महसूस हुआ वो पूरा पलंग दायरा नुमा प्लेटफॉर्म के साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। हल्की हल्की मौसीकी बहुत भली लग रही थी। वह पलंग बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं यूं हिलने लगा था जैसे बड़ी मोहब्बत से बच्चे को पालने में झुलाया जा रहा हो। जब दायरे का एक चक्कर मुकम्मल हुआ तो रसवंती ने रेशमी फुंदने को फिर पकड़कर खींचा। उसकी गर्दिश थम गई, मौसीकी बंद हो गई। ख्वाबगाह में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। बाएं जानिब सरहाने जो रेशमी फुंदना था उसके कार्ड पर लिखा था, कॉल मी। रसवंती ने उस फुंदने को पकड़कर खींचा। बहुत दूर तक जैसे चांदी की घंटियां बजने लगीं। ख्वाबगाह का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। कितनी ही जवान लड़कियां साड़ी और ब्लाउज में नजर आईं। उन सबके पैरों में चांदी की पायलें थीं। वह छम छम की आवाज़ के साथ चलती हुई पलंग के करीब आईं, फिर सरों को झुकाकर हाथों को नमस्ते के अंदाज में जोड़कर खड़ी हो गईं। उन सब ने लंबे बालों की चोटियां गूंदी हुई थीं और चोटियों में सफ़ेद बैले और मोतिये के फूल महक रहे थे। रसवंती उठकर बैठ गई। उन्हें हैरानी से देखकर बोली, तुम कौन हो? सबने एक आवाज़ में कहा, हम आपकी दासियाँ हैं। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? आप हमारी मालकन हैं। मुझे याद क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारी मालकन हूँ? मेरा नाम क्या है? आप श्रीमती रसवंती देवी हैं। दुश्मनों ने आप पर हमला किया था। आपके सर पर ज़बरदस्त चोट आई थी। तब से आप पिछली ज़िंदगी भूल गई हैं। यहाँ मेरा कोई अपना होगा, कोई रिश्तेदार होगा। आपके पति ठाकुर रघुवीर सिंह स्वर्गवास हो गए। आप बेवा हैं, आपकी कोई औलाद नहीं। आपकी सिर्फ एक भाई कुंवर रंजीत सिंह और आपकी भावज कुमारी लाजवंती हैं। उसी वक्त एक औरत साड़ी में मलबूस ख्वाबगाह में आई। फिर रसवंती के सामने हाथ जोड़कर बोली, दीदी, भगवान की कृपा से तुम तंदुरुस्त हो गई हो। तुम्हारे स्नान के लिए पानी गर्म है, जल्दी से नहा लो, पूजा का वक्त हो चुका है। वो ताज्जुब से बोली, ये पूजा क्या होती है? और दीदी, तुम सब कुछ भूल गई हो। तुम एक हिंदू नारी हो। हिंदू औरतें सुबह स्नान करने के बाद पहले भगवान के सामने पूजा के लिए हाथ जोड़कर बैठती हैं। इसके बाद घर गृहस्थी और दुनियादारी के तमाम काम करती हैं। क्या तुम कुमारी लाजवंती हो? जी हाँ, भगवान का शुक्र है, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें खाक नहीं पहचान रही। समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया है। मुझे पहले की कोई बात याद नहीं आ रही। डॉक्टर ने बहुत इलाज किया है, वो मायूस हो गए हैं। कहते हैं शायद कभी हादसाती तौर पर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, वरना इलाज के जरिए तुम कभी खुद को पहचान नहीं सकोगी। ओह गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मेरे भाई का नाम रंजीत सिंह है? जी हाँ, तुम्हारे भाई मेरे पति हैं। उनसे नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात होगी। अब चलो, देर हो रही है। एक दासी ने रसवंती की चप्पलें ला कर दी। वो उठकर खड़ी हुई तो दूसरी दासी ने उसके बदन से नाइटी उतारी। तीसरी ने रेशमी गाउन पहनाया। फिर तमाम दासियां उसके अतराफ चलती हुई कुमारी लाजवंती की रहनुमाई में एक दरवाजे पर आईं। वो दरवाज़ा खुलने लगा।
दूसरी तरफ नहाने के लिए साफ और शफाफ नीम गर्म पानी से भरा हुआ हौज था। पानी की हरारत को उसकी पसंद के मुताबिक रखा गया। वो बड़े शाहाना अंदाज में गुस्ल करने के दौरान अपने बारे में बार बार सोच रही थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी रिहाइश के लिए एक महलनुमा कोठी थी। इस कोठी के हर हिस्से में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। वहां से दूर एक इमारत में नायब सुपर मास्टर उसे टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। गुस्ल के बाद लाजवंती उसे एक कमरे में ले गई। उस कमरे को पूजा घर बनाया गया था। वहां श्री कृष्ण भगवान की बड़ी सी मूर्ति रखी गई थी। एक पुजारी ने कहा, आओ बेटी, भगवान के चरणों में बैठो और प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मन की शांति और धर्म का पालन करने की शक्ति दे। तुम अव्वल हिंदू हो, आखिर हिंदू हो। तुमने एक हिंदू घराने में जन्म लिया था। एक मंदिर में तुम्हारी परवरिश हुई। तुम उस मंदिर में जवान हुई। वहीं तुमने योगा और टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। एक मुसलमान फरहाद अली तैमूर ने तुम्हारे साथ छल कपट किया, तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया। भगवान की लीला न्यारी है। वो दूध को दूध और पानी को पानी ही रहने देता है। तुम अपने धर्म की तरफ वापस आ गई हो। वो फरहाद अली तैमूर कुत्ते की मौत मारा गया है। रसवंती ने पूछा, पुजारी जी, ये फरहाद कौन था? वो एक टेलीपैथी जानने वाला शैतान था। तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह जी ने उसे मुकाबले में शिकस्त दी। तुम्हें उसे छीन कर ले आए। उन्होंने तुमसे शादी की, मगर अफसोस चंद बरसों के बाद फरहाद से फिर मुकाबला हुआ। उस शैतान ने तुम्हारे पति को मार डाला, तुम्हारा सुहाग छीन लिया, मगर खुद तुम्हारे वफादार भाई रंजीत सिंह के हाथों मारा गया। तुम्हें रफ्ता रफ्ता अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम होता रहेगा। पुजारी इतना कहकर पूजा कराने लगा। एक डैगर ने नायब सुपर मास्टर के पास आकर कहा, मैं रसवंती के दिमाग से आ रहा हूँ। वह भी उलझी हुई है। इसके बावजूद अपने शौहर रघुवीर सिंह के कातिल फरहाद से नफरत कर रही है। पूजा करते हुए दिल की गहराइयों से कह रही है कि मेरा सुहाग छीनने वाला फरहाद मर चुका है, लेकिन मैं उसके खानदान वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे यकीन नहीं है कि वह टेलीपैथी जानती है। पूजा के बाद अपनी सलाहियत को आजमाना चाहती है। दूसरा डैगर उसके दिमाग में मौजूद है। वो बदस्तूर खामोश रहकर उसे ख्याल ख्वानी की परवाज़ का तरीका बताएगा। पूजा के बाद यही हुआ। रसवंती ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर आसानी से पुजारी के दिमाग में पहुंच गई। उस पुजारी की सोच ने कहा, वो ज़ाती तौर पर रसवंती के बारे में कुछ नहीं जानता। जो उसे बताया गया था वही रसवंती के सामने बयान कर रहा था। उसने पूछा, मेरे बारे में कौन जानता है? उसके दिमाग ने जवाब दिया, कुंवर रंजीत सिंह और कुमारी लाजवंती जानती हैं। वो लाजवंती के दिमाग में पहुंच गई। लाजवंती और रंजीत सिंह के दिमागों को तनवीमी अमल के जरिए महदूद किया गया था। रसवंती उनके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकती थी। लाजवंती की सोच ने बताया, पहले हम हिंदुस्तान में रहा करते थे। फरहाद ने बड़ी चालाकी से दीदी रसवंती को ट्रैप किया। उसे हिंदुस्तान से फरहाद ले आया। उसे दाश्ता बनाकर उसकी इज्जत से खेलता रहा। दीदी हाथ जोड़कर पांव पकड़कर गिड़गिड़ाती रही कि उसे दाश्ता ना बनाओ, उससे शादी कर लो। लेकिन सोनिया फरहाद की पहली बीवी थी। उसने शादी ना होने दी। उसने फरहाद के लिए 2 बेटे पैदा किए। एक का नाम पारस और दूसरे का नाम अली तैमूर है। वो दोनों बेटे भी रसवंती से नफरत करते थे और अपनी माँ सोनिया की हमायत में रसवंती पर जुल्म किया करते। वो लाजवंती के ख्यालात पढ़ रही थी और गुस्से से तिलमिला रही थी। डैगर उसके दिमाग में रहकर भड़का रहा था। उस मुसलमान के खानदान ने मुझे हिंदू औरत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी एक एक को चुन चुन कर सफ़े हस्ती से मिटा दूंगी। उसने पूजा के कमरे से निकलते हुए पूछा, लाजवंती, क्या तुम सोनिया और उसके दोनों बेटों की तस्वीरें दिखा सकती हो? हमारे पास उनकी तस्वीरें, वीडियो फिल्में और उनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। पहले तुम नाश्ता कर लो। नहीं, पहले मैं उनकी तस्वीरें देखूंगी, उनकी आवाज़ें सुनूंगी, फिर उनके दिमाग में पहुंचकर उन्हें तिगनी का नाच नचाऊंगी, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। दीदी, ये इतना ही आसान होता तो सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाले उन्हें बहुत पहले फना कर चुके होते। वो लोग योगा के माहिर हैं, सांस रोककर तुम्हें दिमाग से बाहर निकाल देंगे। ये सुपर मास्टर कौन है? वो तुम्हारा और हमारा मोहसिन है। तुम्हारे पति की मौत के बाद उसी ने तुम्हें अपने मुल्क में पनाह दी है। ये महल उसी का है। वही तुम्हारे शाहाना खराजात बर्दाश्त करता है। वह मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है? इसलिए कि वह मजबूरों का हमदर्द और मददगार है। जब उसने देखा कि फरहाद तुम्हारे पति के बाद तुम्हें भी मार डालेगा या पहले की तरह अपनी दाश्ता बना लेगा, तो वह तुम्हें अपने मुल्क में ले आया। उसके ख्याल ख्वानी करने वाले ने फरहाद को मार डाला। तुम्हारी सलामती और इज्जत इसी में है कि तुम सुपर मास्टर की वफादार बनकर रहो और उसकी मदद से सोनिया और उसके बेटों को ठिकाने लगाने की कोशिश करती रहो। मैं सुपर मास्टर से मिलूंगी और उसका शुक्रिया अदा करूंगी। वह डाइनिंग रूम में आई। वहां एक बड़ी मूंछों वाले जवान ने सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर पूछा, क्या दीदी अपने प्यारे भाई रंजीत सिंह को पहचान रही है? रसवंती ने कहा, मैंने तुम्हारा जिक्र सुना है। मेरी याददाश्त इस काबिल नहीं कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करूं। वैसे ये मेरे लिए इत्मीनान की बात है कि मैं अपने में हूँ। वो एक मेज़ के अतराफ बैठकर नाश्ता करने लगी। इस दौरान रंजीत सिंह सुपर मास्टर के गुण गाता रहा और रसवंती को उसे वफादारी पर माइल करता रहा। डैगर यही काम उसके दिमाग में रहकर इंजाम दे रहा था। वो कॉफ़ी पीने के बाद एक कमरे में आई। वहाँ रसवंती को सोनिया, पारस, अली तैमूर, पोमी वाटसुरो की और आर्मर की तस्वीरें दिखाई गईं। बड़े से स्क्रीन पर उनकी वीडियो फिल्में भी दिखाई गईं।
उसने सबसे पहले सोनिया के दिमाग में पहुंचना चाहा मगर नाकामी हुई। उसने कोड वर्ड्स पूछे, रसवंती ना बता सकी। सोनिया ने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोली, रंजीत, वो सोनिया मुझसे कोड वर्ड्स पूछ रही थी। क्या हमारे दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला होता था? रंजीत ने कहा, जब तक तुम उनकी वफादार थी तब तक। ख्याल ख्वानी के जरिए उनके लिए बड़े बड़े काम करती थी। उनके दिमाग में आने के लिए कोड वर्ड्स मुकर्रर थे और वो अल्फाज ये थे, रसवंती टू किस योर माइंड। तुम ये अल्फाज सोनिया और उसके बेटों के दिमाग में अदा करो। हो सकता है वो तुमसे बातें करने पर आमादा हो जाएं। लाजवंती ने पूछा, मगर दीदी तुम उनसे क्या बात करोगी? रसवंती ने जवाब नहीं दिया, फौरन ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर सोनिया के दिमाग में पहुंचते ही बोली, रसवंती टू किस योर माइंड। सोनिया ने कहा, ये बहुत पुराने कोड वर्ड्स हैं। सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे दिमाग से यही कुछ मालूम हो सके। बहरहाल तुम बहुत इंतज़ार कराने के बाद आई हो। बोलो, किस हाल में हो और कहाँ हो? ये ना पूछो मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मौत कहीं भी हो मरने वाले से ज़्यादा दूर नहीं होती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे अंदाज़ा था दुश्मन तुम्हें कमीनगी सिखाएंगे और तुम उनके इशारों पर नाचना शुरू कर दोगी। जब तक मैं मजबूर थी तुमने और फरहाद ने मुझे अपने इशारों पर नचाया। वो मुझे अपनी दाश्ता बनाकर मेरी इज्जत से खेलता रहा और तुम खुश होती रही। तुम्हारे दोनों बेटे मुझसे नफरत करते रहे। याद रखो, अभी मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटों को कुत्ते की मौत मारूंगी। खुदा तुम पर रहम करे। सुपर मास्टर ने तुम्हें बहुत जहरीला बना दिया है। फिलहाल मेरी कोई नसीहत तुम पर असर नहीं करेगी। तुम्हें हम पर ना सही खुदा पर तो भरोसा है। उस माबूद के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगो कि वो तुम्हें सच और झूठ को। वो बात काट कर बोली, यू शट अप, खुदा होगा तुम्हारा। मैं जन्म जन्म से एक हिंदू औरत हूँ। तुमने और फरहाद ने मुझे तबाह करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन मैं नाकाम नहीं रहूंगी। जाओ और अपने बेटों को बचा सकती हो तो बचा लो। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुई। कुंवर रंजीत सिंह ने कहा, दीदी तुम बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। वो डांट कर बोली, खामोश रहो। मैं गुस्से में भूल गई कि सोनिया के दिमाग में जलजले पैदा कर सकती हूँ। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो फिर सोनिया के पास पहुंची। फिर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके दिमाग को जोर का झटका पहुंचाया मगर कुछ ना हुआ। सोनिया ने पूछा, रसवंती क्या ये हमाकत तुम कर रही हो? वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से बोली, मेरी टेलीपैथी का हथियार उस पर असर क्यों नहीं करता? इसका सबब डैगर की समझ में भी ना आया। वह सोनिया से गुफ्तगू के दौरान रसवंती के दिमाग में था। फिर सोनिया के दिमाग में पहुंचकर ये मालूम करने की कोशिश करता रहा कि वो पेरिस में है या मॉस्को में, लेकिन उसकी सोच से कोई जवाब न मिला। उसका दिमाग बता रहा था कि वो धुआं धुआं से माहौल में है और किस जगह ये धुएं के बायस समझ में नहीं आ रहा था। जब रसवंती उसे दिमागी झटका पहुंचाने में नाकाम रही तो डैगर ने खुद यही कोशिश की। उसे दिमागी अजियतों में मुब्तला करने की हर मुमकिन तदबीर करता रहा। आखिर सोनिया ने नागवारी से ऊँ कहकर सांस रोक ली थी। ये बात उसने दूसरे डैगर और सुपर मास्टर को बताई। सुपर मास्टर ने कहा, वो औरत नाकाबिल फ़हम है, इसलिए तुम दोनों को इब्तदा से समझाता रहूं, कभी उसे टकराने की हमाकत ना करो। अगर तकदीर कभी उसे सामने ले आए तो उसे कतरा कर निकल जाओ। तुम दोनों मेरे पास टेलीपैथी के आखिरी हथियार हो। मैं तुम में से किसी को उसके हाथों मरते नहीं देखना चाहता। उधर रसवंती अपनी ख्वाबगाह में आई। फिर एक शाहाना तर्ज की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर बोली, मैं तन्हाई चाहती हूँ, यहाँ से जाओ। लाजवंती और रंजीत सिंह वहां से चले गए। एक डैगर फिर उसके दिमाग में आया। उस पर तनवीमी अमल के दौरान उसके दिमाग को हुक्म दिया गया कि वो दोनों डैगर को अपने अंदर कभी महसूस नहीं करेगी। उनके अलावा कोई भी सोच की लहर आएगी तो वो बेख्तियार सांस रोक लिया करेगी। उस वक्त उसने आंखें बंद की, पारस को तसव्वुर में देखा, उसकी सोच और लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर दिमाग में पहुंचते ही बोली, रसवंती टू किस योर माइंड। पारस ने खुश होकर कहा, ओह मामा, खुदा का शुक्र है मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आप कहाँ हैं? वो बोली, मुझे मामा नहीं अपनी मौत कहो प्लीज़। आप चंद सेकंड के बाद तशरीफ़ लाएं। उसने सांस रोक ली, रसवंती को दिमाग से बाहर किया। फिर मैडोना से कहा, अभी मामा मेरे दिमाग में बोल रही थी, उनके तेवर दुश्मनों जैसे हैं। मालूम होता है कि सुपर मास्टर ने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है। तो मेरे अंदर और मेरे दिमाग पर कब्जा जमाए रखो ताकि वो दिमागी झटके पहुंचाने में नाकाम रहे। मैडोना ने उसकी हिदायत पर अमल किया। जैसे उसने कब्जा जमाया, रसवंती दोबारा वहां आ गई। नफरत से बोली, तुम्हारी माँ फिलहाल मुझसे बच गई लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। ये कहते उसने दिमाग में जलजला पहुंचाने की टेक्निक इस्तेमाल की। डैगर ने भी ये किया। फिर पारस ने सांस रोक ली। रसवंती की समझ में नहीं आया लेकिन डैगर ने समझ लिया कि कोई ख्याल ख्वानी के जरिए पारस की हिफाजत कर रहा था और उसके ख्याल के मुताबिक वो आर्मर ही हो सकता था। वो आर्मर के दिमाग में आया। आर्मर ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं कोई भी हूँ। ये पूछना हूँ कि कब तक पारस की हिफाजत कर सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम अभी पारस के दिमाग में रहकर उसकी हिफाजत नहीं कर रहे थे? ये दुनिया जानती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और सच यह है कि मैंने पिछले कई घंटों से ख्याल ख्वानी नहीं की है। फिर वो पारस के दिमाग में कौन था? खुदा गवाह है, मैं नहीं जानता। क्या वो जो होगी? अगर वो पारस के पास आएगी तो मेरे पास भी आएगी। मैं सिर्फ उसका भाई नहीं, बाप भी हूँ। लेकिन वो ख्याल ख्वानी नहीं कर रही। मैं उसके दिमाग में जाना चाहता हूँ। वो सांस रोक लेती है।
हो सकता है वो तुमसे नहीं सिर्फ पारस से रब्ता रखना चाहती हो। पारस जोजो के लिए मेरी मोहब्बत को समझता है। अगर वो उससे रब्ता रखती तो पारस मुझसे ये बात कभी ना छुपाता। पहली फुर्सत में मुझे उसकी खैरियत से आगाह करता। डैगर उसके दिमाग से आ गया। दूसरे डैगर ने आकर कहा, मैं भी आर्मर के दिमाग में पहुंच गया था और उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। वो सच कह रहे। थोड़ी देर पहले वो पारस के पास नहीं था। जोजो भी नहीं हो सकती। मास्क मैन का ख्याल ख्वानी करने वाला जोजो की सख्ती से निगरानी कर रहा होगा। हमें यह इसरार मालूम करना चाहिए कि अभी पारस के दिमाग में कौन था। फिलहाल रसवंती के पास चलो। अब वो अली तैमूर से बातें कर रही होगी। वो दोनों रसवंती के दिमाग में आए। वो गुस्से से अली तैमूर को गालियां दे रही थी। पता चला वो बार बार उसके दिमाग में जाती रही और वह सांस रोककर उसे भगाता रहा। उसने कोड वर्ड्स अदा किए। इसके बावजूद उसने दिमाग में उसे ठहरने नहीं दिया। हर बार सांस रोकता रहा। डैगर एंड डैगर अच्छी तरह जानते थे कि अली तैमूर अपनी माँ को बहुत चाहता है। बेइंतहा चाहत के बावजूद वो माँ को दिमाग में जगह नहीं दे रहा था। उसने खैरियत का एक लफ्ज़ भी अदा करने की जहमत नहीं की। माँ दुश्मन की कैद में थी, इसकी भी परवाह नहीं थी। बस वो यूं सांस रोकता रहा जैसे उसे तमाम साजिश का इल्म हो चुका हो। ऐसी बात नहीं थी, वो इस बात से बेखबर था कि उसे दिलो जान से चाहने वाली माँ जान की दुश्मन बन गई है। दरअसल उसने तय कर लिया था कि माँ को कभी दिमाग में इसलिए आने नहीं देगा कि उसके पीछे दुश्मन भी आएंगे और ये चुपचाप मालूम कर लेंगे कि वो पेरिस से फ्रैंकफर्ट पहुंच गया है और अब आर्जी मेकअप के जरिए हुलिया बदल कर न्यूयॉर्क जाने वाला है। वो अपनी माँ को बचपन से देखता और समझता आया था। वो जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाया करती थी। अक्सर फैसले गलत करती थी। वो ये भी नहीं सोचेगी कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले माँ का सहारा लेकर बेटे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने सोचा था, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। माँ को न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन की किसी इमारत में छुपा कर रखा गया है। मैं किसी न किसी तरह मामा तक पहुंच जाऊंगा। पहले खुद को उनसे छुपाऊंगा और उन्हें दुश्मनों के असर से निकालूंगा, वरना वो उनकी बातों में आकर मुझे भी उनका कैदी बना देंगी। दानिशमंदी यही है कि कामयाबी हासिल होने तक मामा से भी कोई राब्ता ना रखा जाए। वो एक नए नाम और नए चेहरे के साथ एक नया पासपोर्ट हासिल कर चुका था। दुश्मन की फ्लाइट से रवाना होने वाला था। वो पेरिस से भी न्यूयॉर्क के लिए प्रवास कर सकता था, लेकिन ये खूब जानता था कि दुश्मन उस पर नज़र रखते हैं। वह जहाँ भी जाएगा वो साई की तरह साथ लगे रहेंगे। उन्होंने फ्रैंकफर्ट तक भी पीछा किया होगा। जिस होटल में उसका क्याम था वहाँ भी उसकी नज़र होगी। यह भी मुमकिन था कि वो उसे मेकअप में पहचान रहे हों। उसने जानबूझकर अनाड़ियों जैसा मेकअप किया था। पेरिस से उन्हें समझाता आ रहा था कि अली तैमूर खुशफहमी में मुब्तला है और अपनी दानिश्त में दुश्मनों को धोखा देकर न्यूयॉर्क जा रहा है। ये आने वाला वक्त ही बता सकता था कि कौन किससे धोखा खा रहा है। जानबूझकर फरेब खाने का ये फ़ायदा था कि दुश्मन उसे दूर ही दूर से ट्रैप करते हुए ज़रूर माँ तक पहुँचाएंगे और माँ को उसके सामने मजबूर और बेबस बनाकर बेटे को भी घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। उसने आर्मर को बहुत पहले समझा दिया था कि 2 दिन बाद पेरिस के वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे उससे दिमागी राब्ता कायम करे। इसके लिए कोडवर्ड्स मुकर्रर हो गए थे। उसने कह दिया था मुकर्रर वक्त से पहले वो आर्मर को भी दिमाग में आने नहीं देगा। वो दिन के 11 बजे एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आया। सफ़र के लिए चंद जोड़े कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान खरीदना चाहता था। इसके अलावा निगरानी करने वाले दुश्मनों को भी भांपना चाहता था। वो बड़े इत्मीनान से खरीदारी कर रहा था। अपने आसपास मोहतात नज़रों से देख रहा था। कभी कभी दूर तक नज़रें दौड़ाता। एक बार स्टोर के दाखिली दरवाजे पर नज़र गई तो वह चौंक गया। चंद लम्हों के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने दूसरी बार देखा, फरजाना दिखाई दे रही थी। वो फरजाना जो उसके सामने आग में जल गई थी, जिसने उसकी आगोश में दम तोड़ा था। वो फिर जिंदा होकर निगाहों के सामने आ गई थी। उसके बिल्कुल करीब से गुजरते हुए जनाना मलबूसात के शोरूम की तरफ जा रही थी। उसके साथ एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था। वह स्टोर के दूसरे हिस्से में जाकर नज़रों से ओझल हो गई थी, लेकिन अली तैमूर उस जगह को देखता हुआ सोच में गुम हो गया था जहां वह नज़रों से ओझल हो गई थी। उसने सोचा जनाना मलबूसात के शोरूम में जाना चाहिए, मगर दिमाग ने समझाया ये दुश्मनों की चाल हो सकती है। वो तस्दीक करना चाहते हैं कि मेकअप के पीछे अली तैमूर है, और अगर है तो फरजाना की हमशक्ल के पीछे बेख्तियार जाएगा। लिहाजा वो बेख्तियार मलबूसात के शोरूम में चला आया। बेचारे दुश्मनों को मायूस नहीं करना चाहता था। वो अपने लिए लिबास का इंतखाब कर रही थी। उसके साथ आने वाला नौजवान कह रहा था, एमी ये लिबास तुम पर खूब जचेगा। वो बोली, जी नहीं, मुझे गहरा सुर्ख रंग पसंद नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी कभी अपने भाई की पसंद को भी मान लिया करो। आखिर ये मर्द है, समझता कि औरत को क्या पहनना चाहिए। एमी ने कहा, बेशक रॉजर मर्द है लेकिन भाई है। एक भाई और किसी आइडियल की पसंद में बड़ा फ़र्क होता है। रॉजर ने कहा, तुम्हारा ख्याल तो इस दुनिया में नहीं है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है। जो भी तुम्हें दिलचस्पी लेता है तुम इसे हूँ कहकर मुस्तरद कर देती हो। वो नागवारी से बोली, प्लीज़ रॉजर, हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। इस स्टोर में कोई आइडियल नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है उसे खरीद कर चलो। अली तैमूर करीब ही खड़ा लिबास पसंद करने के बहाने एमी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था।
उसका नाम और लबो लहजा फरजाना से मुख्तलिफ था। इसके बावजूद वो सर से पाँव तक फरजाना दिखाई दे रही थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि ये दुश्मनों की चाल हो। कुदरत के कारखाने से कितने ही हमशक्ल इस दुनिया में आते हैं। ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई ना कोई किसी का हमशक्ल नज़र आ ही जाता है। एमी उसकी बूढ़ी माँ और रॉजर की बातों में बनावट की झलक नहीं थी और ना ही किसी तरह की एक्टिंग का शुबा हो रहा था। वो लिबास के बाद मेकअप का सामान खरीद रही थी। जब तक वो शौक की चीज़ें पसंद करती रही, वो इसे इधर उधर जाकर देखता रहा। ये जानता था मरने वाले कभी वापस नहीं आते, मगर उसे लग रहा था कि वो वापस आ गई है। वो देख रहा था और सोच रहा था, दिल तो बहकने बहकाने और प्यार में धड़कने के लिए होता है। उसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मुझे हमेशा बेदार जहन रखना सिखाया गया है। मैं दिमागी तौर पर मोहतात रहूँगा और दिल के एतबार से गाफिल। दिल शरारत में रहेगा और दिमाग हरारत में। लेकिन फिर अचानक उसके देखते देखते और सोचते सोचते वो जाने लगी। अली तैमूर ने अपने सामान का बिल अदा किया, फिर उसके पीछे थोड़ा फासला रखकर चलने लगा। वो किसी के हुस्न शबाब में दिलचस्पी नहीं लेता था। सैरज़दा सा होकर पीछे पीछे जा रहा था। स्टोर के बाहर फुटपाथ पर मर्दों, औरतों और बच्चों की अच्छी खासी आमदोरफ्त थी। एमी ने अपनी कार शायद दूर पार्क की थी, इसीलिए वो माँ और भाई के साथ पैदल चल रही थी। अचानक एक जवान अली तैमूर को धक्का देकर दौड़ता हुआ एमी के पास पहुंचा। उसकी माँ को भी एक तरफ गिराकर उसने एमी का परस छीना, फिर भागने लगा। इस वारदात से लोग परेशान होकर एक तरफ हो गए। परस छीनने वाले को भागने का साफ रास्ता मिल गया था, लेकिन एमी ने एक बार की छलांग लगाई, फिजा में कलाबाजी खाई, फिर उसके सर पर से गुजरते हुए सामने आकर दीवार बन गई। परस छीनने वाले को सोचने का मौका नहीं मिला। उसके मुंह पर एक किक लगी। वो बड़ी तेज और फुर्तीली थी। उसने घूमकर दूसरी किक मारी। परस उसके हाथ से छूट गया। वो करीबी इमारत की दीवार से जा टकराया, फिर फुटपाथ पर गिर पड़ा। एमी ने अपना परस उठाया, फिर उसकी जानिब देखे बगैर इस तरह इत्मीनान से जाने लगी जैसे यकीन हो कि एक बदमाश के लिए इतनी ही खुराक काफ़ी है। फुटपाथ पर अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। पुलिस वाले इस चोर को ज़मीन पर से उठा रहे थे। अली तैमूर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वो अपनी कार में बैठ गई थी और वो कार एक यू टर्न ले रही थी। अली तैमूर की कार बहुत पीछे फुटपाथ के किनारे थी। वहां तक जाकर एमी का ताक़ुब नहीं किया जा सकता था। इतनी देर में वो जाने कहाँ चली जाती। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, कोई टैक्सी भी दिखाई नहीं दी। एमी की कार दूर जाकर ट्रैफिक के हजूम में गुम हो गई थी। उसने बड़ी हसरत से कहा, आदमी को इतना ही मिलता है जितना तकदीर देती है, और अगर ये दुश्मनों की मेहरबानी है तो ये मेहरबानी फिर होगी। वो अपनी कार में आकर बैठ गया। इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ होटल पहुंचा। वहाँ उसने होटल की कार वापस की, बिल अदा किया, फिर अटैची लेकर निकल पड़ा। अभी रवानगी में पूरे 5 घंटे बाकी थे। वो एक टैक्सी में बैठ गया, फिर ड्राइवर से बोला, अपने शहर की सैर कराओ, 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचा देना। टैक्सी चल पड़ी। वो खिड़की से बाहर गुजरते हुए लोगों को देखने लगा। दिल कहता था कहीं एमी नजर आ जाएगी। वो एक चेहरा देखने के लिए सैकड़ों हजारों चेहरे देखता चला गया और मायूसी कहती गई थी, जिसकी जुस्तजू वो मसीहा नहीं मिला। 1 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां भी उसकी नजरें भटकती रहीं। वो विजिटर्स लॉबी का एक चक्कर लगाकर काउंटर पर आया। बोर्डिंग कार्ड लेकर विजिटिंग रूम में पहुंचा। वहां भी वो नहीं थी। उसने कोल्ड ड्रिंक लिया, फिर पीते हुए दिल ही दिल में कहा, इस ड्रामे में चौंका देने वाला मोड़ आएगा, अब वो तैयारी में जरूर मिलेगी। जब वो तैयारी में पहुंचा तो अंदाजा दुरुस्त निकला। वो खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी और इसके बराबर वाली सीट अली तैमूर की थी। बहुत ही घिसा पिटा ड्रामा था। जिस शिद्दत से एमी की तलाश थी उसे पाकर उतनी खुशी नहीं हुई। वो आराम से सीट पर बैठकर बोला, हेलो एमी। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? मिस, पता नहीं तुम मिसेज हो या मिस, लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता। आज स्टोर में तुम्हें देखा तो दिल हार गया। मैं तुम्हारे पीछे घर तक जाना चाहता था, मगर दिमाग ने समझाया इसकी ज़रूरत नहीं है। यह आज न्यूयॉर्क तक मेरे साथ सफ़र करेगी। मुझे उलझी हुई बातें पसंद नहीं है। सीधा सादा सा जवाब दो, तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे दिमाग में कोई आकर बोलता है जिसके मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। वो इसके बारे में पूरी मालूमात फराहम कर देता है। कौन है वो? मैंने तो नहीं पूछा कि अभी तुम्हारे दिमाग में कौन बोल रहा था। वो ज़रा चौंकी, फिर संभल कर बोली, तुम बकवास कर रहे हो। मालूम होता है टेलीपैथी की किताबें पढ़ते हो, या फरहाद अली तैमूर की तरह तुम भी ख्याल ख्वानी के ख्वाब देखते हो। अच्छा, तो तुम फरहाद अली तैमूर को जानती हो? हाँ, जानती हूँ, मगर आंखों से कभी उसे नहीं देखा, और जब तक आंखों से ना देख लूँ ये कभी यकीन नहीं करूँगी दूसरा कोई हमारे दिमाग में आकर बोलता है। लेकिन मेरे अंदर कोई, वो कहते कहते रुक गया, फिर एमी से बोला, ज़रा 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ। वो सोच के ज़रिए मुझसे कोई ख़ास बात कह रहा है। वो इतना कहकर खामोश हो गया। त्यारे के अंदर एक तरफ यूं तकने लगा जैसे दिमाग के अंदर किसी की खास बात सुन रहा हो। उसी वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर कहा, मैं समझ रहा था एमी के दिमाग से निकलकर मेरे दिमाग में इसलिए आओगे कि कोई मुझसे प्राइवेट बातें कर रहा है। ऐसे में मैं दूसरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगा। तुम्हारी अहमकाना आमद का शुक्रिया, अब जाओ। उसने सांस रोक ली। डैगर बाहर निकल गया। फिर एमी के दिमाग में आकर दूसरे डैगर से बोला, ये शैतान के बच्चे हैं,
अपने बाप से भी ज़्यादा चालाक। उसके दिमाग में कोई नहीं था। उसने एमी की असलियत मालूम करने के लिए बातें बनाई थी और तुमने उसकी बातों में आकर मुझे उसके दिमाग में जाने के लिए कह दिया। क्या वाकई उसके अंदर कोई नहीं था? जब वो अपनी माँ को आने नहीं देता तो भला किसी दूसरे को कैसे आने देगा? मेरे पहुंचते उसने हम पर तंज किया और सांस रोक ली। एमी ने अली तैमूर की चालाकी पर उसे कनक्कियों से देखा और सोचा, माय गॉड, मुझे पारस और अली तैमूर के मुतल्लिक बहुत कुछ बताया गया है, मगर इसके शातिराना तरीक़ेकार को देखकर पता चलता है अब इनके मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम करने को रह गया है। काश मैं इसकी असली सूरत देख सकती। डैगर एंड डैगर ने पूछा, क्या तुम इससे मुतासिर हो रही हो? वो नागवारी से बोली, बकवास मत करो, टेलीपैथी सीख लेने से अकल नहीं आ जाती। तुमने इसके दिमाग में जाने की गलती करके खेल बिगाड़ दिया। मैं इस बिगड़ी को बनाने की कोशिश करूंगी, वरना ये न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही हाथों से निकल जाएगा। हमें बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूं। जाओ सुपर मास्टर से कुछ अकल मांग कर लो। तुम हमारी तौहीन कर रही हो। गलती हर एक से होती है। आइंदा हम मोहतात रहेंगे। हमें बताओ तुम अब क्या करोगी? हम दोनों फिर गलती कर रहे हैं। क्या सोचने के लिए इतनी अकल भी नहीं है कि अली तैमूर मुझे स्टोर से ताड़ता रहा है? वहीं आर्मर ने मेरी आवाज़ सुनी होगी और इसे बताया होगा कि मेरा नाम एमी है और मैं इसके साथ सफ़र करने वाली हूँ। मगर तुम सांस रोक लेती हो। आर्मर तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा? मैं ऐसे वक्त उसे महसूस कर सकती हूँ जब मेरे दिमाग में कोई ना हो, मगर तुम दोनों में से कोई ना कोई आता जाता रहता है। इस वक्त भी वो सुन रहा होगा कि मेरा अगला तरीक़ाकार क्या होगा। क्या मैं बता दूँ? नहीं, हम पूछकर दूसरी बार गलती कर रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तुम अपने तौर पर काम करो। वो दोनों चले गए। सोच के जरिए बातें करते वक्त एमी की आंखें बंद थीं। उसने आंखें खोलकर देखा, फिर चौंक गई। अली तैमूर अपनी सीट पर नहीं था। क्या वो सफ़र का इरादा मुलतवी करके त्यारे से उतर गया है? उसने सर घुमाकर देखा, वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ एक स्टीवर्ड से बातें कर रहा था। वो जल्दी से उठकर तेजी से चलती हुई उसके करीब आई, फिर बोली, तुम सीट छोड़कर क्यों आ गए? स्टीवर्ड ने बताया, ये अपनी सीट बदलना चाहती हैं। मैं कह रहा हूँ जहाज़ को परवाज़ करने दें। कोई सीट खाली रही या कोई सीट तब्दील करने पर राजी हुआ तो ये जगह बदल सकेंगे। एमी ने अली तैमूर के हाथ से बोर्डिंग कार्ड झपट लिया, फिर बोली, सीट तब्दील नहीं होगी मेरी जान। मोहब्बत में तकरार होती ही रहती है। इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे दूर होकर मेरी इंसल्ट करो। उसने अली तैमूर के बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। स्टीवर्ड ने कहा, यह आप लोगों का ज़ाती मामला है, बल्कि मोहब्बत का मामला है। पहले आपस में फैसला कर ली। मैं हर तरह खिदमत के लिए हाजिर हूँ। वो एमी के साथ आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब कोई नया ड्रामा शुरू कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सांस रोककर उन्हें भगा दिया है। उन्हें का मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास एक से ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वो दो हैं? ये मुझे तुम बता रही हो। तुम्हारा आर्मर मेरे दिमाग में आकर बहुत कुछ पढ़ सकता है। मैं उसे खुली छुट्टी दूंगी। वो मेरे चोर ख्यालात पढ़कर तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अब मैं तुम्हारे लिए मुखलिस और संजीदा हूँ। सिर्फ उस वक्त फ्रॉड करूंगी जब वो दोनों मेरे दिमाग में आएंगे। वो कौन है? सुपर मास्टर उन्हें डैगर एंड डैगर कहता है। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए एक दूसरे की तमाम सलाहियतों को उनमें मुंतकिल किया गया है। वो आदतों और सलाहियतों के एतबार से जुड़वा भाई लगती हैं, इसलिए डैगर एंड डैगर कहलाती हैं। मेरी दानिस्त में वो नाकाबिले शिकस्त फाइटर हैं, ज़हीन और हाजिर दिमाग हैं। लेकिन आज तुम्हारे जैसे पहाड़ के सामने वो ऊँट लग रहे थे। तुम अपने लोगों के खिलाफ बोल रही हो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में आर्मर आए और तुम्हें सही बात बताए। मैं बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे। मैं यकीन करने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छी फाइटर हूँ। डैगर एंड डैगर के मुकाबले में देर तक मैदान नहीं छोड़ती। जहानत में उन दोनों को चैलेंज कर सकती हूँ। सुपर मास्टर मुझे किसी काबिल समझता है, इसीलिए फरजाना का रोल अदा करने की इजाज़त दी है। मुख्तसर यह कि मेरे पास जितनी भी सलाहियतें हैं उनसे मैं फरहाद अली तैमूर की फैमिली को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए तुम पटरी बदली हो। तुम्हारे लहजे में तंज है। मैं जानती हूँ ज़ुबान से अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकूंगी। हाँ, ये मजबूरी है। मेरे पास कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं, वरना वो असलियत मालूम कर लेता। क्या तुम आर्मर से फ़ायदा नहीं उठाते? नहीं, मैंने अहद किया है, जब तक अपनी माँ को वापस नहीं लाऊंगा किसी को दिमाग में आने नहीं दूंगा। आर्मर से कोई काम लूंगा तो उसे दिमाग में आने की इजाज़त देनी होगी, लिहाजा मैं उसे भी आने नहीं देता। ये कोई दानिशमंदी नहीं है। सुपर मास्टर और मास्कमैन के पास टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो रहा है। तुम्हारे लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं और तुम आर्मर की मदद लेने से इनकार कर रहे हो। यह सरासर नादानी है। मेरी नादानी को छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरी मामा को देखा है? हाँ, देखा है। अगर तुम हमारी फैमिली के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहती हो तो मुझे मेरी मामा तक पहुंचा दो। मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मायूसी होगी। तुम समझती हो मैं अपनी माँ को वापस नहीं ला सकूंगा। ये बात नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मगर रसवंती देवी अब तुम्हारी माँ नहीं रही। तुम कहना क्या चाहती हो? और ये तुम मेरी माँ को देवी क्यों कह रही हो? इसलिए कि वो अपने हिंदू धर्म की तरफ लौट गई हैं। नहीं, मामा ऐसा नहीं करेंगी। ऐसा हो चुका है। वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई हैं। उन्हें समझाया गया है कि वो लावल्द हैं। तुम और पारस सोनिया के बेटे हो। तुम सबने मिलकर उन्हें तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा बाप उनके एक हिंदू शौहर का कातिल था। इस तरह वो तुम सब के खून की प्यासी बन गई हैं। ओ खुदाया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
वो अपनी माँ के मुतालिक सोच में गुम हो गया। वो सोच रहा था ब्रेन वॉशिंग के बाद मामा सब कुछ भूल जाएंगी, सिर्फ वही याद रखेंगी जो दुश्मन चाहेंगी। एमी की बातों के दौरान दोनों डैगर मौजूद थे। बाद में एक चला गया, दूसरा कह रहा था तुम्हारी दोहरी चाल खूब है, अली तैमूर तुम पर भरोसा करने लगा है। वो कनखियों से अली तैमूर को देखते हुए बोली, देखें क्या होता है। ये अभी किसी गहरी सोच में गुम है। तुमने इसकी माँ के मुतालिक चौंका देने वाली बातें की हैं। ये अब देर तक उलझता और परेशान होता रहेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि आर्मर इसकी या तुम्हारे दिमाग में नहीं आता? मुझे यकीन है। मेरी बातों के दौरान तुम 2 बार मेरे दिमाग से गए। मैंने किसी सोच की लहर को महसूस नहीं किया, वरना तुम्हारे जाते ही छुपे हुए आर्मर को महसूस कर लेती। यूं भी अली तैमूर सच कह रहे, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये अपनी माँ को भी दिमाग में आने नहीं देता। किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन से महफूज रहने के लिए आर्मर को भी दूर रखता है। ये तुमने अच्छा किया जो सुपर मास्टर के खिलाफ रसवंती के मुतालिक इसे सब कुछ सच बता दिया। न्यूयॉर्क में माँ बेटे का सामना होने वाला है। इस वक्त अली तैमूर को जितनी बातें मालूम होने वाली उतनी ही बातें मैंने पहले से बताकर एतमाद हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये अभी तक सोच में गुम है। काश तुम में से कोई इसके दिमाग में पहुंच सकता। कमबख्त कहीं मेरे खिलाफ ना सोच रहा हो। दूसरे डैगर ने आकर कहा, एमी मुबारक हो। मैंने सुपर मास्टर को तुम्हारे मौजूदा तरीक़ेकार के मुतालिक बताया है। वह तुमसे बहुत खुश है। वो तुम्हें सोनिया की तरह मक्कार समझता है और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वो खुश हो गई थी और बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। अली तैमूर ने सोचने के दौरान कनखियों से उसे देखा, फिर ठिठक गया। उसकी गैर मामूली जहानत ने सवाल किया, क्या ये अपनी मक्कारी पर खुश हो रही है? ये इंसानी कमज़ोरी है। आदमी अपने मुखालिफ को परेशानी में सोचते देखकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता है, और सोनिया की तरह मक्कार कहलाने वाली एमी से ये गलती हो चुकी थी। पता नहीं सोनिया ने उसके दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को तोड़ डाला था। पास्कल को यूं लग रहा था जैसे दोनों हाथ टूट गए हैं। अगर किसी ने उसे ना बचाया तो दोनों पांव भी टूट जाएंगे और इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए बेदस्तों पा कहलाएगा। सोनिया ने उसे छोड़ दिया। एक तरफ हटकर बोली, तातियाना शाहजोर है, तुम इसे काबू में नहीं कर सकते, इसलिए शैतानी चाल चली, इसके असाब कमज़ोर कर दिए। जिस लड़की के कदमों की चाप सुनकर बड़े बड़े खतरनाक दुश्मन छुपने लगते हैं, वह भी बेदस्तों पा होकर पड़ी है। मैंने भी तुम्हारे साथ यही सलूक किया है। जाओ। वह हसीन और पुरशबाब लड़की बिस्तर पर पड़ी है, मर्द हो तो अपनी हवस पूरी कर लो। वह तकलीफ से कराते हुए बोला, नादिया ये ना भूलो तुम हमारे मुल्क में हो। मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए फौरन डॉक्टर और एम्बुलेंस तलब करो। सोनिया ने पूछा, क्यों तातियाना, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोली, ये कमीना है मगर हमारे मुल्क का सरमाया है। इसे ख्याल ख्वानी के लिए और मुल्क की खिदमत करने के लिए जिंदा रहना चाहिए। मैं नंबर बता रही हूँ, तुम मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करो। उसी वक्त किसी ने हॉल्ट कहा। सोनिया ने दरवाजे की तरफ देखा। एक फौजी जवान गन लिए खड़ा था। दूसरे कई मुसल्ला जवान अंदर आ रहे थे। तातियाना ने कहा, इस शख्स को हिरासत में ले लो और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास ले चलो, वही इसके लिए तिब्बी इमदाद फराहम करो। एक फौजी अफसर ने कहा, हमें बताया गया था कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। हम आपकी निगरानी करते रहते थे। आज ये गिरफ्तार हो ही गया। हम इससे असलियत उगलवा लेंगे। इसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और ना ही इसकी गिरफ्तारी का जिक्र किसी से किया जाए। इसका फैसला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के दफ्तर में होगा। उन मुसल्ला फौजियों से पास्कल की असलियत छुपाई जा रही थी। वो उसे पकड़ कर ले गई। सोनिया ने नंबर मिलाने के बाद रिसीवर तातियाना को दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, पास्कल मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ है। उसे एक मुजरिम की तरह आपके सामने लाया जा रहा है। उसकी कमीनगी के बायस मैं कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सकती, इसलिए फ़ोन पर पूरी तफसील बयान कर रही हूँ। वह शुरू से आखिर तक बताने लगी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था हमारा पास्कल ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। वो इस मुल्क के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी ज़िंदगी के लिए सांस होती है। बहरहाल तुम यहाँ होगी तो हम इसके मुत्तल्लिक किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तुम्हारे लिए डॉक्टर आ रहा है। मैं नादिया को अपने साथ रखना चाहती हूँ। रख सकती हो। मारिया के पास डमी पारस पहुँच रहे। उस जहरीली लड़की को काबू में रखने के लिए अब नादिया को सोनिया का रोल अदा करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ये नादिया सोनिया से कुछ कम नहीं है। इसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। हर बार इसने हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहरा किया है। अपनी आंखों की पुरस्रार कुव्वत से दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को भगा दिया और आज किसी नामालूम दावपेच के जरिए पास्कल की उंगलियां तोड़ दी हैं। ये औरत बहुत खतरनाक है। तुम्हें होशियार रहना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पर भरोसा नहीं किया, नादिया पर भी नहीं करूँगी, लेकिन तमाम उम्र इसकी एहसानमंद रहूँगी और अपनी जान की तरह इसे अजीज़ रखूँगी। उसने कुछ और बातें करने के बाद रिसीवर रख दिया। फिर सोनिया से कहा, मैंने अपने आला अफसर से जो कुछ कहा है वो तुमने सुना है। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगी, लेकिन मोहब्बत इतनी करूँगी कि तुम्हारे लिए वक्त आने पर जान की भी बाजी लगा दूँगी। तुम मुझे चाहती हो यही काफ़ी है। यहाँ डमी पारस आ रहे, मेरी ज़रूरत नहीं रही, मुझे वापस जाने दो। पेरिस में तुम्हारा कोई घर वाला नहीं, बच्चे नहीं है। कैसीनो की आमदनी तुम्हारे बैंक में जमा होती रहेगी या तुम्हारे वफादार उसे काला धन बनाते रहेंगे। वहाँ जाकर क्या करोगी?
मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जहाँ मेरी ज़ात पर भरोसा ना हो वहाँ मैं नहीं रहती। नादिया, मुझे समझने की कोशिश करो। हमारे मुल्क में ऐसे जासूस भी आते हैं जो हमारे आला अफसरान का भरपूर एतमाद हासिल करते हैं। जब वो यहाँ से कोई अहम राज चुरा कर ले जाते हैं या चुरा ले जाने से पहले मारे जाते हैं, तब अकल आती है कि मुल्क के मामलात में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें भी यही मशवरा देती हूँ कि मुझ पर ज़्यादा एतमाद न करो। अगर मैंने कभी अपने मुल्क के खिलाफ तुम्हें कोई कदम उठाते देख लिया तो तुम्हें दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगी। तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहती हो? तुम ज़हीन होकर ऐसा सवाल कर रही हो। पहले सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला मेरा दुश्मन था, अब ये पास्कल भी खुलकर दुश्मनी कर चुका है। मैं जानती हूँ इसे सज़ा नहीं होगी, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। वो मुझसे आइंदा दुश्मनी ना करने का वादा करेगा, लेकिन फिर किसी हथकंडे से नुकसान पहुंचाएगा। जब तक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले फना नहीं होंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यानी तुम मुझे जबरन रोक सकती हो? ऐसा वक्त ना आने दो, तुम बहुत समझदार हो। मुझ पर जबर करोगी और मुझसे तवक्को भी करोगी कि मैं ख्याल ख्वानी करने वालों से तुम्हें बचा कर रखूंगी। क्या ये तुम्हारी दानाई है? जब तुम्हें जबरन रोका जाएगा तब मैं तुमसे दोस्ती और वफादारी की तवक्को नहीं करूंगी। फिलहाल तुम दोस्त हो, दोस्ताना अंदाज में फैसला करो। सोनिया एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए बोली, मैं तुम्हारे मुल्क में आई तो पास्कल की मौत आते आते रह गई। मैं चाहती तो वो अभी जिंदा न रहता। अगर तुम अपने जराये से सुपर मास्टर तक पहुंचा दो तो मैं उसके ख्याल ख्वानी करने वाले को ख़त्म कर दूंगी। जब तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा तो तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। मैं खुद अमेरिका जाना चाहती हूँ। आजकल जोजो को एक तजुर्बे से गुजारा जा रहा है। कल तक इसका नतीजा मालूम होगा, जब मेरे आला हुक्काम को ये इत्मीनान हो जाएगा कि पास्कल के अलावा जोजो की ख्याल ख्वानी भी हमारे काम आ रही है, तो मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त मिल जाएगी। तो मेरे साथ चलोगी? सोनिया ने कहा, मैंने सुना है जोजो का जहन बचकाना है। वो भला इस मुल्क के लिए क्या काम करेगी, जबकि उसने फरहाद की ज़िंदगी में कुछ नहीं किया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, यही तजुर्बा किया जा रहा है। पहले वो उम्र रसीदा बच्ची थी, अब अपनी उम्र के मुताबिक जहानत से भरपूर बनाई जा रही है। उसके दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टरों को यकीन है कि खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। ये रूसी डॉक्टरों का हैरत अंगेज कारनामा होगा। क्या मैं जोजो को देख सकूंगी? सॉरी, उसके पास मास्क मैन के अलावा 2 डॉक्टर और 2 नर्सें ही जा सकती हैं। मैं अपने मखसूस इजाज़तनामे के जरिए जा सकती हूँ, लेकिन जाना ज़रूरी नहीं समझती। क्या यह तजस्सुस पैदा नहीं होता कि बचकाना ज़हन रखने वाली अपनी उम्र के मुताबिक कैसे ज़हीन होगी, और अब वो कैसी लगेगी? हाँ, उसे देखने को जी चाहते हैं, मगर जल्दी क्या है? मैं अहम मुल्की मामलात के दौरान उससे कहीं ना कहीं ज़रूर मिल लूँगी। सोनिया ने जोजो के मुतल्लिक मज़ीद गुफ्तगू नहीं की। तातियाना बहुत शक्की थी। वो कभी ये न बताती कि जोजो को कहाँ रखा गया है। वहाँ तातियाना के इलाज के लिए डॉक्टर आ गए थे। मारिया और मरियम गहरी नींद से बेदार हो गई थी। डमी पारस भी पहुँच गया था और मारिया उससे बहल रही थी। डॉक्टर ने तातियाना को दवाएं खाने के लिए दी, एक इंजेक्शन भी लगाया, फिर कहा, तशवीश की बात नहीं है, मिस तातियाना 1 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएंगी। डमी पारस ने सोनिया से तन्हाई में मुलाकात की, फिर कहा, मिस नादिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने सुना है आप ज़बरदस्त फाइटर हैं और कोई पुरस्कार इल्म जानती हैं। तुम क्या जानते हो बताओ, ताकि मैं भी खुश हो सकूं। मैं फ़ौजी तरबियत हासिल कर रहा हूँ, बेहतरीन नक्काल समझा जाता हूँ, इसलिए पारस का रोल अदा कर रहा हूँ। जब यहाँ जोजो लाई गई थी तब भी तुम पारस बने हुए थे। हाँ, वो बहुत मासूम लड़की थी का मतलब क्या हुआ? यही कि अब मासूम बच्ची नहीं रहेगी। अपनी उम्र के मुताबिक चालाक, तेज़ो तर्रार बनाई जा रही है। सुना है उसके दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। हाँ, हमारे आला अफसरान और आला हुक्काम ऑपरेशन के नताइज का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या उसकी सूरत और लबो लहजा भी बदल जाएगा? पता नहीं, क्या कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। इसे बड़े राज में रखा गया है। उसी वक्त आर्मर ने दिमाग में आते ही कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने डमी से पूछा, अच्छा मैं ज़रा बाथरूम जा रही हूँ। उसने डमी को टाल दिया। बाथरूम में जाकर बोली, कोई खास बात? हाँ, जो होश में आ गई है। चूंकि अभी कमज़ोर है इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही है। आर्मर, ये बेहतरीन मौका है, तुम तनवीमी अमल के ज़रिए उससे अपनी मामूला बना सकते हो। लेकिन वहाँ पास्कल मौजूद होगा। मैंने उसकी उंगलियाँ तोड़ दी हैं, अभी वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं। खुदा हम पर मेहरबान है, मैं अभी अपना काम करता हूँ। वो चला गया। सोनिया बाथरूम से बाहर आई। मारिया खूबसूरत लिबास पहने हुए थी, खुश होकर बोली, मम्मा मैं पारस के साथ घूमने जा रही हूँ। जाओ बेटी, मगर मेरी नसीहत याद रखो, गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश करती रहो। वाज कर बोली, अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मेरा पारस मेरे साथ है। वो उसके बाजू में बाजू डालकर चलना चाहती थी। डमी घबरा कर पीछे हट गया, फिर बोला, तुमने वादा किया है हम एक दूसरे से कम अज़ कम एक बालिश दूर रहेंगे। वह सर्द आ भर कर बोली, पता नहीं मेरे अंदर से ये जहर कभी ख़त्म होगा या नहीं। मोहब्बत करने वाला भी मुझसे खौफ खाता है। वो उससे फासला रखती हुई बाहर चली गई। तातियाना बिस्तर से उठकर टहल रही थी और कह रही थी, मैं अच्छी खासी तवानाई महसूस कर रही हूँ। मरियम, मुझे दूध ओवल्टीन पिलाओ। मरियम उसके लिए गर्म दूध में ओवल्टीन मिलाने लगी। तातियाना ने सोनिया को देखकर कहा, डॉक्टर की दवा ने खूब असर किया है, मैं तवानाई महसूस कर रही हूँ। पास्कल की दवा भी आर्जी कमजोरी के लिए थी। चलो अच्छा हुआ तुम नॉर्मल हो गई हो। मैं अभी बाहर जाऊंगी, तुम भी तैयार हो जाओ, अपना सामान लेकर चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी।
वो अपने कमरे में आ गई। लिबास तब्दील करने के बाद तातियाना का इंतजार करने लगी। आर्मर ने आकर कहा, काम हो गया। जोजो ने होश में आकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर ने समझा वो कमजोरी के बाद सो रही है। उन्होंने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। मैंने उस पर तनवीमी अमल किया तो वो बड़ी आसानी से मामूला बन गई। मैं उसके दिमाग में ये बातें नक्श कर चुका हूँ कि वो सेहतमंद होने के बाद मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। अगर महसूस करे तो उन्हें नज़रअंदाज कर देगी। अब वो तनवीमी नींद पूरी कर रही है। शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आइंदा भी उसके दिमाग में जाकर मालूम करते रहो कि उसे कहाँ रखा गया है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वैसे उसकी ज़हनी हालत कैसी है? अफसोस, अब वो पहले वाली जोजो नहीं रही। वो बचपन से अब तक के तमाम रिश्तों को भूल चुकी है। पता नहीं तजुर्बेकार माहिर डॉक्टरों ने दिमाग के किस हिस्से का ऑपरेशन किया और किन हिस्सों को छोड़ दिया। जोजो को वो तमाम इल्म हुनर याद हैं जो वो हासिल कर चुकी है। उसे ख्याल ख्वानी की तकनीक याद है। मास्कमैन को सिर्फ उसकी टेलीपैथी से दिलचस्पी है। खुदा का शुक्र है कि ऑपरेशन के बाद भी टेलीपैथी की सलाहियत बाकी है, वरना वो लोग जोजो को नाकारा समझकर मार डालते। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जोजो अब एक बालिग लड़की की तरह जिंदगी गुजारेगी। टेलीपैथी का इल्म भी बरकरार रहेगा। इस तरह वो जिंदगी की तमाम खुशियां हासिल करेगी। हाँ आर्मर, हम सब के लिए खुशी की बात है। दुश्मनों की दुश्मनी से जोजो को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। 2 घंटे बाद तनवीमी नींद पूरी हो जाएगी। मैं उसके दिमाग में रहा करूँगा। ठीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करो, लेकिन हर आध घंटे बाद मुझसे रब्ता कायम करते रहो। मुझे किसी वक्त भी तुम्हारी ज़रूरत पेश आ सकती है। वो आर्मर के जाने के बाद सोचने लगी। एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया है। आर्मर जब चाहेगा जोजो के पास पहुंच जाएगा और मुझे भी उसके सही हालात मालूम होते रहेंगे। अब 2 बहुत ही मुश्किल मरहले रह गए हैं। एक तो ये कि जोजो को किसी तरह खुफिया अड्डे से निकालना, दूसरा ये कि उसे इस मुल्क की सरहद से बाहर ले जाना। ये तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ कदम कदम पर पाबंदियाँ हैं। यहाँ गैर मुल्की तैयारे या हेलीकॉप्टर खुफिया परवाज नहीं कर सकते और इस मुल्क के किसी तैयारे को अगवा करके ले जाना मुमकिन नहीं। लेकिन नामुमकिन को किसी तरह मुमकिन बनाने की कोशिश करूंगी। वो ख्यालात से चौंक गई। तातियाना कमरे में आकर पूछ रही थी, क्या सोच रही हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं एक कैदी हूँ। इस मुल्क और इस शहर की जी भर के सैर नहीं कर सकूंगी। तातियाना हंसते हुए बोली, ये तुम्हारा ख्याल है। जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ तुम जाओगी। इस तरह तुम सिर्फ मास्को शहर को ही नहीं पूरे रूस को देख सकोगी। मैं अभी तुम्हें शहर की सैर कराऊंगी। थोड़ा पैदल भी चलूंगी ताकि तवानाई और थकन का अंदाज़ा हो सके और तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो सके। सोनिया अपनी अटैची उठाकर उसके साथ बाहर आई। 2 मुसल्ला गार्ड्स वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तातियाना को सलूट किया। सोनिया की अटैची लेकर डिग्गी में रखी। वो दोनों फ्रंट सीट पर बैठ गईं। तातियाना ने कॉर्डलेस रिसीवर के जरिए इंटेलिजेंस वालों को बताया कि वो नादिया के साथ शहर के कौन कौन से इलाकों और बाज़ारों में जाएगी और कहाँ गाड़ी छोड़कर पैदल चलेगी, फिर वापस गाड़ी में आकर अपनी रिहाइशगाह में पहुंचेगी। ये इतला देने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए इत्मीनान से ड्राइव करने लगी। सोनिया ने पूछा, यहाँ तुम्हारी हैसियत किसी आला हाकिम से कम नहीं, फिर भी तुम रवानगी से कबल रिपोर्ट देती हो, क्या ये पाबंदी नहीं? आला हुक्काम भी पाबंद होते हैं और मेरी तरह रवानगी से पहले पूरा प्रोग्राम तय कर लेते हैं और ऐसा हर मुल्क के हुक्काम करते हैं। ऐसी पाबंदियाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। वह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करती हुई हंसती बोलती हुई एक बाज़ार के करीब पहुँच गई। फिर तातियाना एक जगह गाड़ी पार करके बोली, आओ यहाँ के बाज़ार की सैर करो और जो चीज़ पसंद आए खरीद लो। मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं, मैं यहाँ की चलती फिरती करेंसी हूँ। अक्सर दुकानदार मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते मेरा खसूसी शनाख्ती कार्ड देखकर बिल मेरे दफ्तर में भेज देते हैं। सोनिया ने उसके साथ बाज़ार की सैर की। उसे खरीदारी का शौक़ नहीं था। तातियाना के बेहद असरार पर उसने एक लिबास खरीद लिया। फिर दोनों गाड़ी में आकर बैठ गईं। सोनिया ने पूछा, क्या तुम थकन महसूस कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं पहले की तरह नॉर्मल हूँ। जिस्मानी थकन नहीं है। अगर वो कमबख्त पास्कल धोखे से दवा न खिलाता तो मैं अब तक दिमागी तवानाई भी हासिल कर लेती। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेशक तुम्हारी मौजूदगी में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो अभी चुप होगा। ये सोचकर बेचैनी महसूस होती है। मैं मजबूर बनकर नहीं रहना चाहती। जल्द अज जल्द दिमागी तवानाई हासिल करके अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को भगाना चाहती हूँ। उसने एक बहुत बड़े पार्क के सामने गाड़ी रोक दी। वो पार्क बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंगे खुशनुमा फूल अपनी अपनी बहार दिखा रहे थे। सेहतमंद औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े वहाँ टहल रहे थे या धूप में बैठे सर्दी और सूरज की हल्की धूप का लुत्फ उठा रहे थे। तातियाना सब्ज मुलायम घास पर चलते हुए पंजों के बल उछलने लगी। वह दौड़ने, उछलने, कूदने और दुश्मनों से मुकाबला करने के दौरान थकती नहीं थी। इस वक्त आजमाना चाहती थी कि बीमारी और एसाबी कमजोरियों से गुजरने के बाद अब कितनी देर तक मेहनत कर सकती है। वर्जिश के दौरान सोनिया उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। आर्मर हस्बे वादा आधा घंटा पहले आया था। इस तरह वो 2 बार आ चुका था। दूसरी बार सोनिया ने कहा, मारिया की खैरियत मालूम करो। मरियम के जरिए तुम मारिया और डमी पारस का हाल मालूम कर सकते हो। बल्कि उस डमी के दिमाग में जाओ, हो सकता है मालूमात में मजीद इजाफा हो जाए।
आर्मर तीसरी बार उस वक्त आया जब तातियाना पार्क में उछल कूद कर रही थी। उसने सोनिया से कहा, मारिया तफरी के बाद वापस आ गई है, वो पारस को पाकर बहुत खुश है। मैं डमी के दिमाग में गया था, उसने मुझे महसूस नहीं किया। मालूम होता है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मारिया में बेहद कशिश महसूस कर रहा है। जहर के खौफ से दूर भी रहता है और करीब भी जाने के लिए दिल मचलता है। मारिया में खतरनाक हद तक जहरीली कशिश है। वो बेहद हसीन भी है। मजबूत कुव्वत इरादी रखने वाले ही खुद को उसके करीब जाने से बचा सकते हैं। डमी पारस के इरादे में कमजोरी पैदा होगी तो हराम मौत मरेगा। तातियाना पंजों के बल उछलती हुई आई, फिर हामती हुई बोली, मैं मजीद 1 घंटे तक हल्की फुल्की वर्जिश कर सकती हूँ, मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, खुद को ज़्यादा ना थकाओ। तुम्हारा यही हौसला रहा तो 2-4 दिन में दिमागी तवानाई बहाल हो जाएगी। वो कार में आकर बैठ गई। आर्मर ने कहा, मैं जा रहा हूँ। वो बोली, आर्मर, कभी अपने दिमाग से भी कुछ कर लिया करो। तुम कितनी देर से तातियाना के पास नहीं गए? इसका दिमाग पढ़ते हुए जाओ। वो चला गया। शायद तातियाना के दिमाग से कोई खास बात मालूम नहीं हुई थी, इसलिए वापस नहीं आया। सोनिया देख रही थी तातियाना ने इंटेलिजेंस वालों को अपनी तफरीह का जो प्रोग्राम और वक्त बताया था, उसी वक्त के मुताबिक वो अपनी रहायशगाह में पहुंच गई। उसका खूबसूरत सा बंगला 4 कमरों पर मुश्तमिल था। सिर्फ एक कमरा सोने और आराम करने के लिए था। बाकी 3 कमरे उसकी ज़रूरत के सामान से भरे हुए थे। एक कमरे में हर तरह के जदीद हथियार, वीडियो कैमरे, VCR, टीवी और हज़ारों वीडियो कैसेट्स थे, जिनके ज़रिए दुनिया भर की मालूमात हासिल होती थी। दूसरा कमरा एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना हुआ था। उसका बाप एक मशहूर साइंसदान था। उसने अपने बाप से बहुत कुछ हासिल किया था। फुर्सत के वक्त इस लेबॉर्ट्री में कुछ न कुछ करती रहती थी। तीसरा कमरा हवादार था। वहाँ वर्जिश करने और जिम्नास्टिक की मशकें करने का तमाम सामान मौजूद था।